राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतने वाले भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपना रैकेट भेंट किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के अधिकारियों की एक टीम पहुंची। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में जांच पड़ताल करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर 2 अर्जियों का विरोध किया, जिसमें क्रमशः जमानत और हिरासत में पैरोल की मांग की गई थी। लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 माह कारावास की सजा सुनाई और 1100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास अपने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए खेल कोटा लागू करने वाला पहला IIT बन गया है। यह 2024-25 शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक पाठ्यक्रम में इससे संबंधित 2 अतिरिक्त सीट सृजित करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक GR जारी किया, जिसमें 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए 6 महीने के भीतर आवेदन करने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और पुणे विद्यालय के ललित कला केंद्र के छात्रों के बीच रामलीला पर आधारित एक नाटक के मंच को लेकर झड़प हो गई। तमिलनाडु में फिल्मी दुनिया के कलाकारों की राजनीति में कदम रखने के प्रचलन का पालन करते हुए लोकप्रिय अभिनेता विजय ने भी राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा कि वह केंद्रीय सचिवालय और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान तक जाने के लिए लोगों को मुफ्त शटल सेवा प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक स्वयंभू मिलिशिया उप कमांडर समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हरियाणा सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तक के विमोचन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मुझे बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 9 वर्षों में जो हरियाणा सरकार ने काम किए उसे इस पुस्तक 9 अतुलनीय वर्ष में लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में सरकार द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों की चर्चा की गई है। बहुत ही मेरे लिए आज ये विषय बड़ा गौरव का और सुखद अनुभूति का है कि पिछले 9 वर्ष में हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने काम किए उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, 9 अतुलनीय वर्ष। मैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी का हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक का कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई उसका कारण होता है। पुस्तक हमेशा किसी ज्ञान के ऊपर लिखी जाती है। पुस्तक हमेशा किसी यथास्थिति, किसी फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है। कभी कभी पुस्तक किसी मनोरंजन के लिए, कहानियों के लिए लिखी जाती है। लेकिन मित्रों, ये पुस्तक इन सब से अलग हट करके है। ये सरकार के द्वारा किए गए वो सब काम जो किसी विशेष प्रकार के बदलाव के लिए किए गए हैं, वास्तव में इस पुस्तक में अपने को वो सब झलक मिलेगी। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने में जिन जिन का भी हाथ रहा है, जिन्होंने इस पर प्रयत्न किया है, जिनका इसमें योगदान है, चाहे फिर पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर शमीम शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अच्छी पुस्तक, मैं इसकी प्रस्तावना जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका
लॉन्चिंग सेरेमनी स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हों और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, 2 वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल, इनका भी इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदव्रत जी और ऐसे पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी। लेकिन इस पुस्तक को लिखने में एक भूमिका निभाने वाले लोगों में अगर मैं उसको वर्ग के अनुसार चर्चा करना चाहूं तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, कई हमारे मंत्रीगण, केंद्र के और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे 12 राजनीतिक व्यक्तियों ने इसमें अपने अपने लेख लिखे हैं। कुल मिला के जैसे बताया गया कि 49 लेख हैं और एक अंत में हमारे प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने सभी यानी सारी चीज़ों को साझा करते हुए आगे का भविष्य का मार्ग क्या हो, सांझ से भोर हरियाणा नव प्रभात की ओर, ऐसा करके उसमें अंत में एक चैप्टर ये भी लिखा है जो 50वां चैप्टर है, जो मैं अगली दिशा को देता है। इस हमारे प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में भी हैं, पूर्व IAS भी हैं, जिन्होंने साथ मिल करके और इन योजनाओं को आगे बढ़ाया, उनकी अपनी अनुभूति है। तो ऐसे भी अधिकारियों में 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे हैं और साथ हमारे शिक्षाविद, वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, वर्तमान में शिक्षा में लगे और अन्य लोग 9 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अपने चैप्टर इसमें लिखे हैं। मेरे अपनी टीम के लोगों में से भी 2 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसमें एक एक चैप्टर का अपना योगदान लिखा है। कुछ अन्य विशेष विभूतियाँ, उसमें न्यायमूर्ति, उसमें डॉक्टर्स, उसमें संत समाज के लोग, उद्योगपति, सेनाधिकारी, खिलाड़ी, ऐसे सभी विशेष लोग हैं जिन्होंने एक एक चैप्टर लिखा है। तो मैं तो वास्तव में इस प्रकार की पुस्तक का ये संग्रह पढ़ने का अवसर भले ही ना मिला हो, लेकिन देखने का अवसर मिला है। देखने में भी इतना वास्ट लेखकों का एक जो समुच्चय किसी पुस्तक में आया होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता, ध्यान नहीं आता है। आखिर तो हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीज़ों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है। और राजनीतिक संस्कृति, इसमें जो बदलाव लाने की मुहिम मोदी जी ने चलाई है, उस मुहिम के अंदर हम सब सहभागी बने। इतनी सब बात करते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में स्थापित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज का दिन रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि उनकी शहादत को रायगढ़वासी एवं पूरे देशवासी याद रखेंगे। 13 नवंबर 2021 को मणिपुर में आतंकवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 6 वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी शहीद हुए थे। रायगढ़ की इस पावन भूमि में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आज का ये दिन वास्तव में रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में विप्लव त्रिपाठी जी के मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया है। आप सब लोगों की उपस्थिति में और आज के इस अवसर में मैं विप्लव त्रिपाठी को नमन करता हूं, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। रायगढ़ के इस सपूत की वीरता की कहानियां रगों में जोश भर देती है। कर्नल विप्लव देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता के मिसाल थे। उन्होंने हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को सबक सिखाया। वे कभी थके नहीं, झुके नहीं, हारे नहीं, दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। कर्नल विप्लव ऐसे शेर थे जिनका सामना करने में देश के दुश्मन घबराते थे, इसीलिए उन्हें
आतंकवादियों ने एम्बुश में फंसाया और उन पर हमला किया। जब यह हमला हुआ तब कर्नल विप्लव अपनी पत्नी अनुजा और 7 वर्षीय बच्चे अबीर के साथ थे। कर्नल विप्लव के वाहन में आतंकवादियों ने दोनों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी। तब भी कर्नल विप्लव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की आखिरी गोली तक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अंततः अपनी पत्नी अनुजा और अपने पुत्र अबीर के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे शहीद विप्लव त्रिपाठी पर रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश को नाज है। और वो ऐसे परिवार से थे जिनकी 3 पीढ़ी देश सेवा में लगी हुई है। उनके दादा रायगढ़ के प्रथम सांसद थे, संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और आज भी जब उनकी तीसरी पीढ़ी है तो उनके भाई भी आज देश की सेवा में लगे हैं। तो ऐसे परिवार को आज इस अवसर पर उनके पिताजी, उनकी माताजी हैं, उनके और परिवार के सदस्य हैं, सबको हम नमन करते हैं। और उनके मामा जी ने यहाँ की कुछ आवश्यकताओं के विषय में कहा है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है और जिस स्टेडियम का नाम भी विप्लव त्रिपाठी जी के नाम से नामकरण हुआ है, वही उनका आज मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। और ये स्टेडियम आगे चल के अच्छा हो, इसके लिए उनके मामा जी ने मांग किया है। आपके यहाँ के विधायक जो आज छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का खजाना का चाबी उनके पास है। तो दोनों मिलकर निश्चित रूप से इस स्टेडियम का कायाकल्प करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। रायगढ़ से तो हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। 20 वर्षों तक आप लोगों ने 4-4 बार सांसद बनाया। और आज अगर हम छत्तीसगढ़ के सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में हैं तो इसमें भी रायगढ़ वालों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपना ये घर परिवार है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी को मैं नमन करते हुए उनके माता पिता और समस्त परिजन को नमन करते हुए और आप लोग सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, इसके लिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों की लंबी लड़ाई, संघर्ष, तपस्या और साधना के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में एक उत्सव देखने को मिला है। इस अधिनियम के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से नहीं रोक सकता है। देश में पहली बार महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अभी एक पक्ष पूरा भी नहीं हुआ है कि यह शक्ति वंदन अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उसका एक कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक अवसर है जब पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम की ओर आकर्षित हो रही है, तो आप सब भी अयोध्या धाम का दर्शन अवश्य करेंगे। इसके लिए हमारी टीम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और कोई समस्या होगी तो उसके बारे में अवगत करा देंगे। तो वहाँ की सारी व्यवस्था दर्शन की और प्रभु रामलला के दर्शन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें वो कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं, हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन रही है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ, वो कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे, 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के, और उनमें से ज्यादातर का मालिकाना अधिकार महिलाओं के हाथों में है। देश के अंदर आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, यानी इतने परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। नारी गरिमा तार-तार होती थी, लेकिन आज उनके पास अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय भी है, हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है। सदियों से चली आ रही व्यवस्था, एक गरीब का जहां पर आवास है, उस आवास का मालिकाना अधिकार उसको नहीं प्राप्त होता था। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के अंदर हर उस परिवार को जिसका गांव में जहां आवास है, वहां का मालिकाना अधिकार का पट्टा भी उसे प्राप्त हो गया है। और यह पूरे देश के अंदर एक अभियान के रूप में हुआ है, पहली बार हुआ है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में कोई नहीं सोचता था, एक स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोमचा, रेडी लगाने वाला व्यक्ति, लेकिन आज उसे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होकर के आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग में अग्रसर किया गया है। देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को, यानी जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ करके उन्हें स्वास्थ्य के प्रति और संपूर्ण आरोग्यता के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना कर रही है। इन सभी योजनाओं को, चाहे वह जनधन से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का हो, इन सब का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो देश की वह आधी आबादी रही है, जो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो, या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की, बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सुबह का पड़ाव सरकंडा चौक झारखंड से शुरू हुआ। इस दौरान राहुल ने जनता को संबोधित कर भारत जोड़ो यात्रा के विषय में चर्चा की। वहीं राहुल ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य सभी को साथ जोड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में गरीब, कमजोर, महिला और युवा वर्ग के साथ सामाजिक आर्थिक स्तर पर अन्याय हो रहा है और इसे रोकने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उस यात्रा में हमने एक नारा दिया था जो पूरी की पूरी यात्रा को, हमारी विचारधारा को एक लाइन में समझा देता है। नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोग, मोहब्बत की दुकानें पूरे हिंदुस्तान में खोलेंगे। पिछले साल जब हम चले तो रास्ते पे झारखंड से लोग आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, अरुणाचल से आए, मणिपुर से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिया, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, ये बाकी प्रदेशों का क्या होगा। आपने एक यात्रा की, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और इस बात को हमने मान लिया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक शुरू की और इसीलिए मैं आज आपके सामने यहां हाजिर हूं, आपके सामने खड़ा हूं, भाषण दे रहा हूं। भाइयों और बहनों, इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है, हम सबको जोड़ने यहां आए हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया क्योंकि पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, किसान के खिलाफ अन्याय हो रहा है। पहला अन्याय, सबसे बड़ा अन्याय, जो 3 काले कानून लाए, जो किसानों का था उसको उनसे छीनने की कोशिश की और देश के सारे किसान खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम कि इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई और कानून को रद्द करना पड़ा। पहला अन्याय। दूसरा अन्याय, मैं झारखंड के किसानों को कहना चाहता हूं, अरबपतियों का 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाता है। किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों ने क्या गलती की कि उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता है? तो यह हुआ किसानों के खिलाफ अन्याय। तो पूरे झारखंड में इन्होंने जो रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों ने तोड़ दी है। काला धन का बहाना दिया, जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी कर दी। पता लगा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो यह हुआ युवाओं के खिलाफ अन्याय। अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन अधिग्रहण बिल लाए। हमने कहा कि अगर गरीब किसान से जमीन ली जाए तो सबसे पहले पंचायत से पूछ के ली जाए, उससे पूछ के ली जाए और मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा किसान को पैसा मिलना चाहिए। ये हमने कानून बनाया। हम आदिवासी बिल लाए। आपका यहां सरना कोड लाने की कोशिश की हमने, उन्होंने उसको नहीं लाने दिया। तो देखिए, सब लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया यहां पे। आपने बिना कहे मोहब्बत की दुकानें खोल दी यहां पे, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस यात्रा में आपको अपनी मन की बात नहीं बताने आया हूं, मैं सचमुच आपकी बात सुनने आया हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं।
नमस्कार, जय हिंद। देहरादून में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को गठित कमेटी द्वारा प्रदेश सरकार को सौंपे जाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज देहरादून में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से गठित कमेटी से मसौदा प्राप्त हुआ। आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा और अतिशीघ्र कानून के रूप में लागू किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करते हुए राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त करने हेतु हम सदैव संकल्पित हैं और आज हम यूसीसी के माध्यम से इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं। जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव, और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं न कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जन संवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।